नमस्कार सभी को, मेरा नाम है हेमंत बसवाल। वर्णमाला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक। यह जो पुस्तक है ये प्राचीन भारत की टेक्स्ट बुक की कहें कि सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे बेस्ट बुक है। इसकी किसी बुक से अन्य बुक से इसकी तुलना इस बुक के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इस बुक के लेखक के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसकी बुक की जो लेखिका है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एचओडी और साथ में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुकी है और अभी फ़िलहाल वो अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और ये देखें, इनका अगर कार्य हम देखें तो मुख्यतः इनका कार्य आर्कियोलॉजी पर है। तो प्राचीन भारत में इनका मुख्यतः कार्य आर्कियोलॉजी पर है। और इसमें हम देखें बच्चों के लिए भी इन्होंने एक बुक लिखी है, तो उसका भी अगर हम नाम देखें मिस्ट्रीज़ ऑफ द पास्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया। तो मिस्ट्रीज़ ये एक इंटरेस्टिंग बुक इन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स बच्चों को बताने के लिए और उसमें इतिहास के प्रति रुचि जगाने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। और दूसरा देखें कि द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट इंडिया अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड द बिगनिंग ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो जब भी इनका देखेंगे हम आगे किसी भी चैप्टर में जब आर्कियोलॉजी की बात आएगी तो उसका विवरण ये काफ़ी विस्तार से और बहुत अच्छे से देने का प्रयास करती हैं। जो स्कॉलर है या फिर जिसको रिसर्च करनी है, जिसको रिसर्च का टॉपिक फाइंड करना है, तो उसके लिए एक बुक कंप्लीट गाइड या शॉर्ट गाइड के रूप में काम कर सकती है कि उसे पता लग सकता है कि पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उसे फर्दर कौन सी रीडिंग पे जाना चाहिए। तो एक तरह से कहें कि ये एंशिएंट इंडिया के लिए कंप्लीट बुक बनाने की कोशिश की गई है और इसको पढ़ने के बाद इधर उधर जाने की हमें ज़रूरत नहीं दिखती है। और एक बात पहले बता देता हूँ कि ये बुक इतनी अच्छी है कि इसका रिव्यू बनाते हुए मुझे भी थोड़ी सी झिझक हो रही थी कि इसका रिव्यू मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसका जो कंपैरिजन है वो कभी भी पप्पू सिंह प्रजापत वगैरह जैसी गाइड वगैरह से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्कॉलर ने बुक लिखी हुई है। तो इसकी हम विषय सूची देखें तो इसमें विषय सूची इसकी इतनी बड़ी है कि इसका हम यहाँ पर विवरण करने लगे तो आधा घंटा हमें विषय सूची का वर्णन करने में लग जाएगा। करीब 4 पेज की इसमें देखिए विषय सूची है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी भी बुक के लिए कि इसमें किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है हर एक टॉपिक को। यहाँ पर पहला चैप्टर है तो उसके अंदर भी उन्होंने 4 सब टॉपिक्स में उसको डिवाइड किया है। और जैसे आगे अगले चैप्टर्स में हम देखें तो वहाँ पर सब टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संक्षिप्त में अगर विषय सूची देखें तो सबसे पहले मानचित्रों के जो भी विवरण है उसका यहाँ पर इन्होंने एक तरह से दिया हुआ है। दूसरा लेखिका का परिचय और ये देखें कि प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास के पाठक के लिए पथ प्रदर्शन। तो ये पथ प्रदर्शन क्या है, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस बुक को पढ़ना है। बस यही इसका यानी कि ये तो इसमें बुक के अंदर किस प्रकार से लिखा गया है, किस कलर में क्या चीज़ें लिखी गई है और किस सारणी में किस बारे में बात की गई है, तो वो एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं तो हमें फिर पता लग जाता है कि हमें आगे बुक को किस प्रकार से पढ़ना है। कुछ चीज़ें नीले रंग में लिखी गई हैं जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में लिखी गई है, किसी घटना का विवरण दिया हुआ है ताकि उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक कहानी सी मिल जाए और हमें उससे क्यूरियोसिटी एक पैदा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक लिखने का प्रयास किया गया है जो कि हमें आमतौर पर इतिहास के मैदान में हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ये देखिए चौखाने, इसके अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण अवधारणाएं, तो जो पर्टिकुलर टाइम में जो भी प्रचलित अवधारणाएं थी उनका यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से चैप्टर के अंदर जहाँ पर कहीं पे उनका जिक्र करने की ज़रूरत है वहाँ पर ये जिक्र करने का प्रयास करती हैं। दूसरा प्राथमिक स्रोत, जब इतिहास लेखन है तो इतिहास लेखन मुख्यतः प्राथमिक स्रोतों पर डिपेंड होता है और मुख्यतः जो जानकारी है वो वहीं से मिलती है। तो उनके बारे में भी हमें पता रहे और ज़्यादा का तो नहीं विवरण दे सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर है तो कुछ प्राथमिक स्रोतों का मुख्य जो है उनका विवरण यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। दूसरा कि पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी कहें कि अनुसंधान हुए हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास किया गया है ताकि पाठक को थोड़ा सा अपडेट रहे और उसकी क्यूरियोसिटी रिसर्च के फील्ड में बनी रहे, इसलिए अनुसंधान की दिशाएं। तो यहाँ पर स्त्री की प्रतिमाएं, साधारण महिला या फिर आराध्य दिवाएं, इस प्रकार से जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उसका वो विवरण करने का प्रयास करती है।
दूसरा कि नए अनुसंधान की पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर पर्टिकुलर थीम पे कौन से नए अनुसंधान हो रहे हैं या फिर कहाँ तक वो अनुसंधान पहुँचे हैं और किन चीज़ों की फाइंडिंग करना अभी एक चुनौती है या फिर उनकी फाइंडिंग की जानी चाहिए। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहें कि स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक महत्वपूर्ण है। तो ये बुक के जो पाठक हैं उनका भी अगर हम बता दें कि बिगिनर से लेकर कि ये बुक इतनी आसान भाषा में लिखी गई है कि बिगिनर भी अगर कोई है जो इतिहास उसने अभी नहीं पढ़ा है, मान लो कि उसने एनसीईआरटी भी अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इतिहास पढ़ने के लिए ये बुक मेरे मायने में यहाँ से भी वो स्टार्ट कर सकता है। जो कि जैसे शेखर बंदोपाध्याय जैसी कॉन्सेप्चुअल बुक या फिर कहें कि थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बुक से स्टार्टिंग नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से ये एक प्रकार से कहें कि हालांकि इसमें सारे डिबेट वगैरह भी हैं, फिर भी कोई व्यक्ति यहाँ से इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर सकता है और ये कंप्लीट हिस्ट्री है। इन अनुसंधान की नई दिशाएं कि क्या अब नए डायरेक्शन है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अनुसंधान से रिलेटेड। और यहाँ पर चित्र दिए गए जो भी प्राथमिक स्रोत हैं या फिर फिजिकल फाइंडिंग्स हैं उनका यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। पर्टिकुलर कला संस्कृति के बारे में भी आगे बताया गया। कला संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कह सकते हैं इसको। और मैं ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में ये किताब काफ़ी अच्छी है। इसका मैं रिव्यू करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से कि पप्पू सिंह प्रजापति का जब मैंने रिव्यू कर दिया तो मुझे लगा कि इसका भी रिव्यू करने में देर नहीं करनी चाहिए। अब हम इसकी अगर टॉपिक्स देख लें तो ये स्टार्ट होती है प्राचीन भारत की जो अवधारणा है, प्रारंभिक इतिहास से रिलेटेड जो भी अवधारणा है जो कि मुख्यतः मॉडर्न टाइम में एक तरह से कहें उनके अंदर बदलाव और कहें कि चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उसका यहाँ पर विवरण करती हैं। वो एक तरह से इंट्रोडक्शन में उसको देने का प्रयास करती हैं। और दूसरा कहें कि फर्स्ट चैप्टर से वो उसी तरह से स्टार्ट होती है जिस प्रकार से डी.एन. झा की या फिर किसी भी स्कॉलर की कोई भी बुक स्टार्ट होती है, वही पाठ्यात्मक स्रोत। अब ये पाठ्यात्मक स्रोत जो चैप्टर है ये किसी भी फैक्चुअल जो एग्ज़ाम है या फिर कहें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे बुक के अंदर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक प्रकार से प्राथमिक स्रोतों और जो जितने भी उनसे रिलेटेड किताबें हैं उनका ये यहाँ पर विवरण देने का प्रयास करती है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ये 3 चैप्टर हैं, देखें कि हड़प्पा तक। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये प्री हिस्ट्री के हैं, जो कि हम कहें कि ये इसके तो जो 2 चैप्टर हैं उसको हम, ये जो एक पुस्तक है भारत का प्रागैतिहास और आद्य इतिहास, यहाँ से भी इसको हम देख सकते हैं अगर हम ये नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी को ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वैसे तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आती है तो, और थोड़ा सा अगर शॉर्ट में जानना चाहता है, क्योंकि मैंने कहा कि जब आर्कियोलॉजी की बात आती है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा विवरण देती है। और एक तरह से अब अगर हम आगे देखें तो वही वैदिक काल, सेकेंड अर्बनाइजेशन और मौर्य साम्राज्य, फिर दूसरा कहें कि कुषाण वगैरह का काल, और फिर सौंदर्य बौद्ध और साम्राज्य, ये वो हो गया गुप्ता काल। और दूसरा एंड में जो चैप्टर हमें देखने को मिलता है वो है पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फर्दर रीडिंग्स का भी दिया हुआ है और पारिभाषिक शब्दावली भी दी गई है, संदर्भ ग्रंथ सूची भी दी गई है और इंडेक्स भी दिया गया है, जो कि जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को पढ़ रहे हैं या फिर जिन्हें आगे रिसर्च करनी है या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट अगर उनका हिस्ट्री रीडिंग में अगर हो जाता है तो उनको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कौन सी रीडिंग आगे पढ़नी चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहता था मैं कि यहाँ पर सामाजिक और कहें कि कुछ किताबें बहुत ज़्यादा शासकों के बारे में, उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा विवरण करती हैं, तो ये एक प्रकार से कंप्लीट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का विवरण यहाँ पर करने का प्रयास करती हैं। पहला कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से हमें बताती हैं, और इसके जब हम सब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ये सब देखने के लिए मिल भी जाता है। देखिए, धर्म, गृहस्थी और लिंग भेद, ये जो चैप्टर है ये देखिए, तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति है वैदिक उसके अंदर, तो उसके भी यहाँ पर वैदिक टाइम में जो महिलाओं वगैरह की स्थिति है उसका भी यहाँ पर विवरण हमें देखने को मिल जाता है। तो हर एक पॉइंट को छूने का यहाँ पर प्रयास किया है। दूसरी इस बुक की अगर हम विशेषता की बात करें तो जब ये लेखिका किसी पर्टिकुलर टॉपिक को छूती हैं तो उसके बारे में संपूर्ण विवरण
देने का प्रयास करती हैं। अब यहाँ पर एक देखिए आप, पाठ्यात्मक स्रोतों का वर्गीकरण। अब इसके अंदर इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं हैं और किस किस तरह से कहें कि जो भारत के जो जोग्राफिकल रीजन्स है उसके अंदर भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, उसका यहाँ पर विवरण हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड किसने क्या आर्गूमेंट दिए हैं, किस स्कॉलर के क्या आर्गूमेंट है, वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये जब आर्गूमेंट हमें मिलते हैं तो ये यूपीएससी मेंस में जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है इतिहास, उसके अंदर आंसर राइटिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और उसके लिए भी हमें फिर इधर उधर चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि उसके ऑप्शनल के लिए एक तरह से कहें कि चीज़ों को हमें थोड़े बहुत देखने की ज़रूरत पड़ती है इधर उधर से, लेकिन कहें कि एक तरह से कंप्लीट गाइड के रूप में या फिर कंप्लीट टेक्स्ट बुक के रूप में हमें ये बुक मिल जाती है, तो ये पढ़ के भी हमारा काम चल सकता है। अब देखिए प्राथमिक स्रोत है, तो महाभारत के बारे में जो उत्खनन वगैरह हुए हैं तो उसके बारे में यहाँ पर विवरण देने का प्रयास किया है ताकि पाठक को रुचि पैदा हो उसके अंदर कि किस प्रकार से इतिहासों के स्रोत का विश्लेषण किया जाता है। और आगे बात करें तो रामायण के अंदर भी प्राथमिक स्रोतों के आधार पर जो J.L. ब्रोकिंगटन है उन्होंने किस प्रकार से रामायण का जो परंपरा है या फिर कहेंगे रामायण का जो लेखन है उसका किस प्रकार से 5 चरणों में इसका विभाजन किया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां जो चरण है। तो ये भी एक तरह से हमें दिखाता है कि स्रोतों का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है और जो स्कॉलर है वो किस प्रकार से उनका विवरण या फिर कहें कि विश्लेषण करने का प्रयास करता है। अभी देखिए रिचमैन, जितने भी आर्गूमेंट है वो सब आपको यहीं पर मिल जाएंगे, कुछ भी छोड़ने का यहाँ पर दिखता नहीं है कि हाँ भाई कुछ छूट गया हो ऐसा। और दूसरा, इसकी जो भाषा की बात करें हम तो भाषा इसकी बहुत आसान है। हालांकि ये पुस्तक जो है कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई है। ओरिजिनली इंग्लिश में ये बुक जो है वो तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तब भी देखने के लिए मिलती थी और कहें कि 2009 या फिर 2010 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ होगा इंग्लिश में और 2017 में जाकर ये हमें हिंदी में देखने के लिए मिलती है। और आगे हम चलें तो ये देखिए अतिरिक्त चर्चा। अब ये कार्बन डेटिंग की जो प्रणाली है उसका हालांकि यहाँ पर विवरण दे दिया है, लेकिन उस पर्टिकुलर टेक्निक का विकास कैसे हुआ है, उसको कैसे कहें कि एकेडमिक फील्ड में उसको यूज किया गया है या फिर इतिहास के फील्ड में उसको यूज किया गया है, तो उसका यहाँ पर पूरा विवरण एक तरह से कार्बन डेटिंग प्रणाली के इतिहास का भी यहाँ पर विवरण दिया गया है, जो कि बुक को पढ़ना और ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक तरह से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजफुल इसको करने का प्रयास किया गया है। दूसरा कहें कि यहाँ पे सारणी हमें दी गई है, तो जो हमें बता दिया उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं कार्बन डेटिंग के अलावा, जो भी है थर्मो और ये उष्मादीप्ति जो प्रणाली है और जो पोटेशियम मॉर्गन प्रणाली, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दूसरी अगर आगे हम बात करें तो जो पोट्री वगैरह और जो कहें कि एक तरह से उसका विवरण हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि कहीं भी जब हम प्राथमिक स्रोतों के रूप में जब फिजिकल चीज़ों की हम बात करते हैं, फिजिकल फाइंडिंग्स की हम बात करते हैं, तो उनका विवरण और उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है उसका यहाँ पर जिक्र बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया गया है कि हम पाठक उसको अच्छे से समझ पाए। एक तरह से पूरी हिस्ट्री की जितनी भी फील्ड्स हैं उनका एक तरह से उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उस समय पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए या फिर पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए जो इतिहासकार हैं उनका भी यहाँ पे हमें विवरण देखने को मिलता है कि किन्होंने, अब जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये एपिग्राफी की बात है, तो एपिग्राफी से रिलेटेड जो भी हैं J.F. फ्लीट और D.C. सरकार जो है उनका भी यहाँ पे विवरण दिया गया है अलग से, और इसके अंदर सारे जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी लेखक होंगे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है विवरण। प्राथमिक स्रोतों में देखिए खरोष्टी लिपि को का ही यहाँ पर विवरण कर दिया है कि खरोष्टी लिपि किस प्रकार की होती है, और दूसरा एक ब्राह्मी का भी होगा, ये ब्राह्मी किस प्रकार से लिखी जाती है, उसकी किस प्रकार से सिमिलरिटी है हिंदी के साथ में, और किस प्रकार से ब्राह्मी से हिंदी का विकास हुआ है, या फिर कहेंगे देवनागरी का विकास हुआ है। संक्षिप्त परिचर्चा है। तो चित्रों के माध्यम से, तालिकाओं के माध्यम से, बॉक्सेस के माध्यम से एक तरह से कहानियाँ भी बीच बीच में दी गई हैं स्रोत के रूप में, जो हमें इसको पढ़ना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ये जोड़े रखती है किताब, बिल्कुल हमें टूटने नहीं देती। लेकिन टूटते हम कहाँ पे हैं, जब यहाँ पर थोड़ा सा आर्कियोलॉजी का विवरण आता है
तो थोड़ा सा हर क्षेत्र में कौन कौन सी साइट्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर विवरण देने का प्रयास किया गया। आप देखिए, आप आगे और देखेंगे कालखंड एक, ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है उसके अंदर पूरा बहुत अच्छे से उसका डिटेल से विवरण यहाँ पर दिया गया है, जो कि थोड़ा सा कहें कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए थोड़ा सा अननेसेसरी हो जाता है अगर हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही उसको नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जब एक बुक के अंदर सारी चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किया जाता है तो ये थोड़ी सी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो हमारे भले के लिए लिखा है कि हमें इधर उधर जाना ना पड़े। लेकिन जब हम नहीं चाहते हैं उसको पढ़ना तो हम उसको छोड़कर थोड़ा आगे भी निकल सकते हैं। कालखंड एक हर साइड का देखिए, ये कालखंड एक, कालखंड दो करके हो गया, और यहाँ पर फिर दूसरी साइड का कालखंड एक, और इस तरह से मेरगढ़ का कालखंड दो। इस तरह से पढ़ते अब देखिए यहाँ से अगर ये शुरू हुआ है तो यहाँ पर जाकर भी इसमें कोई सा सब टॉपिक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से ये थोड़ा सा हमें पढ़ने में ऐसी जगहों पे जहाँ पर 2-3 पेज जो आते हैं वहाँ पे हमें पढ़ना थोड़ा सा एक तरह से कहें कि थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है या फिर बोरिंग होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर आके ये सब टॉपिक आएगा। तो ये कुछ जगहों पर ही है जहाँ पर आर्कियोलॉजी की बात आती है, तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं उसको, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं चाहते तो सीधा आप डायरेक्ट कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ के या फिर उसको सरसरी नज़र मार के आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी विशेषताएं यही हैं। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने इसके टॉपिक हैं बौद्ध धर्म में जो आते हैं, बौद्ध पे चलते हैं। ये देखिए, ये जितने महापाषाण वगैरह के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर पूरे चित्र वगैरह के द्वारा पूरा समझाने का प्रयास किया गया है। मैप भी बहुत अच्छे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा कहें कि चित्र वगैरह के द्वारा भी हमें एक तरह से पूरी इंसाइट हमें एक हिस्ट्री की मिल जाती है। अब अगर हम मौर्यंस पे चलें, वहाँ भी हमें जो आर्ट एंड कल्चर है, मौर्य टाइम का आर्ट एंड कल्चर है, फिलोसफी है, उसके बारे में एक हर क्षेत्र को छूता हुआ इतिहास हमें यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बड़ी पुस्तक और काफ़ी रुचिकर ढंग से इसको लिखा गया है। देखिए, कनकल्ली से प्राप्त अशोक की प्रतिमा, और ये आर्ट का पूरा यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का भी स्तूप वगैरह कहाँ पे कौन कौन से मिले हैं वो सारा हमें यहाँ पर विवरण मिल जाता है। मौर्यन आर्कियोलॉजी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा विवरण मिल जाता है। देखिए, ये चला मौर्यन आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी जब चालू होगा तो वो कहीं पर 3-4 पेज तक भी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो ये बस यही इसकी एक तरह से कहें कि सीमा है, और बाकी तो इसमें अच्छा ही अच्छा है। मॉडर्न पिलर जहाँ भी ये सबका यहाँ पर मूर्तिकला, वास्तुकला और स्थापत्य। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर के जब हम टॉपिक तैयार करते हैं तो उसके लिए भी ये बुक बहुत अच्छी हो जाती है। देखो, सांची स्तूप वगैरह। और आगे जब हम कहें कि प्री मेडिवल टाइम का जब हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये जो गुप्ता आर्ट है, गुप्ता आर्ट के बारे में भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर बताई गई। विदिशा, मथुरा, यहाँ की प्रारंभिक शैली प्रतिमाएँ किस प्रकार की थी, गंधार शैली की प्रतिमाएँ किस प्रकार थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर बहुत विस्तार से, बहुत आराम से, और साथ में उनसे रिलेटेड डिबेट वगैरह, उनसे रिलेटेड आर्गूमेंट वगैरह को भी यहाँ पे कवर किया जाता है। तो एक प्रकार से कंप्लीट रीडिंग पर्टिकुलर टॉपिक की हमें दे देती है। आगे अगर हम चलें तो ये आ गया प्री मेडिवल टाइम का आर्ट एंड कल्चर। अब यहाँ आप देखिए दक्कन और पश्चिम के मंदिर किस प्रकार हैं। ये देखिए, इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली के अंदर डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य कला और मूर्ति कला, पूरे चित्रों के द्वारा ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना कहीं कि विजुअलाइज करने का प्रयास किया गया है कि जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक जो हैं वो बड़े बेहतरीन है। और लास्ट में यहाँ पर संस्कृत के लिप्यांतर वगैरह दिया हुआ है, जो कि जब हम ब्राह्मी वगैरह और इस सब एपिग्राफी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें उनसे हम देख सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली देखिए, इसके अंदर प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी संस्कृत के या फिर कहें कि प्राकृत के या फिर प्रचलित क्षेत्रीय जो शब्द थे उनका यहाँ पर, और साथ में टेक्निकल जो वर्ड है जैसे एथनो आर्कियोलॉजी वगैरह, उस सब का यहाँ पर विवरण देने का और उनका कहीं की परिभाषा देने का प्रयास किया है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री, इसमें चैप्टर वाइज जो टॉपिक आए हैं उनका अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर विवरण दिया गया है कि हमें अगर देखें तो हमें कहाँ से देखना चाहिए, अगली रीडिंग कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो सारी रीडिंग हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी रिच बना देती हैं इस बुक को। और संदर्भ ग्रंथ सूची
रेफरेंसेस, ये देखिए, और लास्ट में आ जाती है इंडेक्स। जो भी पर्टिकुलर चीज़ अगर हमें सर्च करनी है तो वो कौन से पेज पर हमें मिलेगी उसका भी हमें यहाँ पर विवरण मिल जाता है। ये बुक रिव्यू थोड़ा लंबा हो गया है और ये बुक इस बुक रिव्यू का लंबा होना डिजर्व भी करती है, इस वजह से इसको मैंने बनाया है इस तरह से। आधार सूची, इस बुक का जो पब्लिकेशन है वो पियर्सन पब्लिकेशन है। पियर्सन पब्लिकेशन की किताबें काफ़ी अच्छे प्रिंटिंग और अच्छे कहें कि काफ़ी अच्छी किताबें पियर्सन पब्लिकेशन की हमें देखने को मिलती है, और जो कि इसके मामले में भी हमें देख रहे हैं। तो लास्ट में कहूँ कि इसकी लिमिटेशन यही है कि कहीं कहीं पे जाकर ये काफ़ी ज़्यादा इसका रिच विवरण हो जाता है, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा विस्तारित विवरण हो जाता है, जो हमें थोड़ा सा तोड़ने लगता है किताब पढ़ने से। और दूसरी अगर इस पर विशेष टिप्पणी मैं करना चाहूँ तो ये बुक एनसीईआरटी की तरह से, एनसीईआरटी की तर्ज पर ही लिखी गई है, जो हम इसको विजुअलाइज करने में और देखने में काफ़ी सुंदर और पढ़ने के लिए हमें आकर्षित करती है। तो ये दो इसके विशेषताएँ हैं। और दूसरा कहूँ कि ये एक स्कॉलरली बुक है, जो कि एक कंप्लीट टेक्स्ट बुक लिखने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर अगर हम उनकी भूमिका में भी देखेंगे, वो ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि कैसे जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन के टाइम पे इधर उधर चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, तो उसके लिए ये उन्होंने लिखने का प्रयास किया गया है। और लास्ट में जो इसके पाठक हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि ये किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। ये यूपीएससी मेंस जिनका ऑप्शनल है उनके लिए है, और दूसरा कि यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ये ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनका इतिहास विषय है, या फिर जिनका हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जिनका कहें कि मेजर सब्जेक्ट है, वो इसको पढ़ें। और कौन ना पढ़ें, अगर आपका छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम है जैसे या फिर कहें कि जहाँ पर कहें कि छोटा मोटा जैसे मेरा साइंस है कि जहाँ पे हिस्ट्री का कुछ पार्ट आ रहा है, कुछ पोर्शन आ रहा है, तो वहाँ पर इस आप बुक को मत पढ़िए, उसके लिए बुक नहीं है। अगर आप जनरल रीडर हैं, हिस्ट्री अगर आप बहुत सारी बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो जनरल रीडर के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसको आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए एक बार अपनी बुक सेल्फ के अंदर। और दूसरा कि जिनके पास बहुत समय नहीं है, जैसे यूजीसी नेट की जो तैयारी करें उनके पास बहुत समय नहीं है, तो उनके लिए भी अगर उनके पास 2 महीने या फिर 1 महीने, तो उनके लिए उनको ये बुक स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छा है, इससे अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप लेकिन आप इसको 2 महीने पहले स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। और जब आप इस बुक को पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आप भारतीय इतिहास का जो आर्य कॉम्पिटिशन वाली बुक है वो आप देख सकते हैं रिवीजन के लिए। हालांकि रिवीजन इसमें से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब एक फैक्ट थोड़ी सी जगह पर ही, जैसे कहेंगे कि ये इतनी मोटी बुक है, इसके बराबर की मोटी है, लेकिन इसके अंदर तीनों टाइम पीरियड कवर किए गए हैं, तो आप यहाँ पर इसका छोटा सा बस रिवीजन इतने में से कर सकते हैं, जो कि हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो का रिव्यू पसंद आता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। थैंक यू। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।